हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सीटेट जुलाई 2019 के मैथ्स की पेडागोजी के बारे में। अभी तक मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी, बाल विकास, ये सब मैं आपको बता चुका हूं और करवा चुका हूं। संस्कृत की पेडागोजी की क्लास रेगुलर आपकी चलती रहेगी। बाकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गणित के जो पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं और किस तरीके से हमें ऑप्शन को चूज करना है, राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रभावशाली योजना नहीं है। प्रभावशाली योजना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं की बात कर रहा है। तो मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो यहां पर समूह संचालित कार्यों के प्रयोग के बारे में बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। फिर है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। फिर है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हो। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए सही होगा। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो गणित के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए वो भी प्राथमिक स्तर पर आप समूह संचालित कार्यों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। फिर है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। फिर इसके बाद है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अब देखो, समय के नियम कठोरता से पालन करना मतलब कोई संकल्पना बता रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि इसको इतनी ही देर में हम मुझे बताना है। एक टीचर अगर ये बोले कि नहीं, मुझे इस संकल्पना का को इतना ही टाइम देना है, तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कितनी समय में उसको समझ में आए। तो ये भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक स्कूल में आधे छात्र, ये तो मैं करा ही चुका हूं पेपर, बाकी मुझे पेडागोजी आपको करवानी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है, कक्षा 3 में आपको चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक कौन से उचित क्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो कौन सी सबसे बेटर होगी। तो आप देखो, इन तीनों में सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ठोस पदार्थ लेकर के उसे 4 भागों में बांट दोगे। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। इसके अलावा उसको क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बना दोगे। क्या बना दोगे आप, एक चित्र बना दोगे। ठीक है, चित्र बना दोगे। इसके बाद क्या करोगे आप, चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आपका पहला नंबर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, पहले ठोस पदार्थ दिखाओगे, फिर उसको चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाला चित्र दिखाओगे, फिर आप उसके प्रतीक को श्याम पट्ट पर लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठा देंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करोगे। तो यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस
प्रकार किया। तो यहाँ पर देखो 16 गुणा 25 को इन्होंने 8 गुणा 2, इसको फैक्टर किए पहले, किसके 16 के फैक्टर कर लिए, फिर इसके फैक्टर कर लिए 25 के। तो अगर फैक्टर करके कोई भी बच्चा कोई भी गुणा कर रहा है तो उसको हम कहते हैं साहचर्य सिद्धांत। क्या कहते हैं उसको हम? साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय क्रम नहीं है, प्रक्रम नहीं है? तो आपको जैसे पता है गणित में हम कोई भी चीज कंठस्थ नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी। इसके बाद देखो संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संख्यांक और संख्या के विषय में? तो संख्यांक एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक संख्याओं को विभिन्न संख्यांकों द्वारा, ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? शुद्ध रूप हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक संख्या को कई सारे संख्याओं से प्रदर्शित भी कर संख्यांकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपको 10 लिखना है तो 10 को प्रदर्शित करने के लिए आप जो है एक तो रोमन का यूज कर सकते हो, रोमन का, और एक आप 1 और 0 का यूज कर सकते हो, या 10 को प्रदर्शित करने के लिए आप 5+5 भी लिख सकते हो, या 6+1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको कई सारे हो सकते हैं। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक तो ये होगा, यहाँ पर तो ये योग की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? योग की बात की जा रही है, योग के समुच्चय की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर देखो 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। अब बजट के बाद वृद्धि हुई है तो यहाँ पर उसकी नई कीमत क्या है? तो यहाँ पर वृद्धि की बात की जा रही है। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। संवर्धन संरचना का मतलब क्या है? संवर्धन संरचना का मतलब होता है कि कोई किसी वस्तु की कीमत अभी मान लीजिए 3,000 रुपए है और कुछ समय बाद उसकी कीमत में 300 की बढ़ोतरी हो जाए, तो संवर्धन यहां पर हुआ है, कीमत बढ़ी है। ठीक है, दोनों ही संवर्धन है तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, बी योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शन करता है, नहीं। ए में कोई संवर्धन हो रहा है, बताओ, किसी की कीमत बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी देखिए, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ए योग की समुच्चय, हाँ देखो यहाँ पे दो चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, दोनों को मिलाकर कितने संतरे हैं। ठीक है, और बाकी देखो बी योग की संवर्धन संरचना, मतलब यह है कि पहले कीमत कुछ और थी, बाद में कुछ कीमत में इतने की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अगला है प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे पहला है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले होती है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अब यहाँ पे देखो लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भाई लंबाई का संरक्षण आप तभी समझोगे जब आपको संख्याएं पता होंगी, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, यही सही है, क्योंकि बच्चा पहले ये सीखता है कि भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार क्या होता है, उसके बाद वो सीखता है कि आयतन क्या चीज होती है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है सही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, गलत। पहले आप द्रव्यमान को समझोगे, फिर उसके बाद में आयतन को समझोगे। ठीक है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, नहीं। संख्याओं के को समझना तो सबसे पहले होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को
निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। मतलब 25 टाइल को क्या करना है, आयताकार व्यू बनाने हैं। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे क्या करवा रहा है, यहाँ पर आपसे करवाया जा रहा है 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में। मतलब यह है कि 25 टाइल किसी भी बच्चे के पास में है, उसको आयताकार आकृति किसी बच्चे को बनानी है, तो वो जो है कई सारे तरीके हो सकते हैं 25 टाइल से आयत को बनाने के लिए। तो इससे कौन कौन सी अवधारणाएं क्लियर होगी। तो यहां से देखो, एक चीज तो यह है, सबसे पहले की बात तो यह है कि क्षेत्रफल तो क्लियर होगा, क्योंकि जब आयत बनाएगा आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयतन, भाई आयतन कैसे क्लियर हो जाएगा, आयतन के लिए तो क्या चाहिए होती है, ऊंचाई चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब वो आयत बनाएगा, आयत का आयतन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जिसमें आयतन आएगा वो ऑप्शन तो आप हटा ही दो। तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ऑप्शन नंबर बी हटा दो। ठीक है, अब आपका बचा क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। हाँ देखो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, गुणनखंड भी आराम से निकाल सकते हो, परिमाप भी निकाल सकते हो। देखो मैंने कहा जिसमें आयतन आएगा वो तो हटा ही दो। तो आयतन वाले 3 ऑप्शन थे, वो तीनों हट गए, बाकी एक ही तो बचा, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रश्न हल करने का कौशल है, तो कंठस्थ करना, वही कंठस्थ करना तो गणित में होता ही नहीं है, हटा दो इसको। प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना जिसमें आ जाए हटा दो। फिर देखो, चित्रांकन करना, रट लेना, ये भी हटा दो, रट लेना आ गया। फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचा डी, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना और फिर उसका प्रतिरूप देना। आगे बढ़ जाओ। वॉन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं तो वो कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, जो वॉन हेले हैं, ठीक है, या वॉन हिले भी कहीं लिख के आ जाता है, तो वो जो है ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। ठीक है, ज्यामितीय चिंतन से क्या है, संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यामितीय चिंतन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वॉन हीले के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि इन्होंने ज्यामितीय चिंतन के कितने स्तर बताए हैं। समझ में आ गया। अगला आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, और अलग से वीडियो में मैंने आपको एनसीएफ 2005 गणित के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में और हिंदी की विषय के परिप्रेक्ष्य में, जो अलग अलग जो विषय में एनसीएफ 2005 क्या बोलता है, उन सभी के बारे में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनसीएफ गणित के विषय में क्या अनुशंसा करता है। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो यह आपका छात्रों के लिए प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, गलत हो गया। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। छात्रों को प्रतिदिन अनुभव मतलब जो रियल लाइफ होती है उससे जोड़ना, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये तो कहीं लिखा नहीं है एनसीएफ 2005 में। गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कठोरता वाला तो गलत होते ही है। यहाँ पर देखो, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3, 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो ग्राफ पेपर, डायनेस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा या संख्या चार्ट। तो देखो, गुणा अगर आपको समझानी है तो गुणा के लिए केवल एक अधिकतम जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा ग्राफ पेपर। क्या होता है, ग्राफ पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ग्राफ पेपर के बारे में बता दूंगा, जितने भी यहाँ पे आपके टूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, डायनेस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।